12 जून 2022 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में योगी सरकार जावेद अहमद के घर पर रक्त सूख लेने वाली गर्मी में राज्य में उपद्रव की स्थिति बनाने को लेकर बुलडोजर चलवाती है। शाम तक सोशल मीडिया पर पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और रात तक जावेद की बेटी आफरीन फातिमा कतर के अल जजीरा पर भारतीय अल्पसंख्यकों के प्रति हो रहे अपराधों पर ज्ञान दे रही होती है। Right. I just want to add one thing and I'd answer your question then. So I also want to tell that it was a very well planned way, the way in which the police gave us the notice last night, because today is a Sunday and the courts are closed, so we could not even challenge it. कुछ घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी पर विक्टिम कार्ड खेलना भारत के विरुद्ध, ये प्रिविलेज सबको नहीं मिलती, कुछ खास करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं इस बात की कि स्टेट टारगेट कर रहा है मुस्लिम्स को, स्टेट क्रिमिनलाइज कर रहा है, स्टेट डिह्यूमनाइज कर रहा है और स्टेट मार्जिनलाइज कर रहा है, जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। पुलिस के अनुसार जावेद प्रयागराज में हुए उपद्रव का मास्टरमाइंड है, जिसके घर से अनाधिकृत हथियार और उपद्रव को पोषित करता हुआ साहित्य मिल जाता है। कागजों के अनुसार घर भी अवैध था। बात सड़कों पर उपद्रव और पत्थरबाजी तक पहुंची क्योंकि अरब दुनिया भारतीय दूतावासों और पीएम नरेंद्र मोदी को नूपुर के ईशनिंदा बयानों पर चेता चुकी थी, जिसका प्रारंभ हुआ था कतर से। इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद भारतीय दूतावास का उत्तर आया। नूपुर के बयान से पल्ला झाड़ा गया और उसे प्रवक्ता के पद से उतार दिया गया, पर क्षति हो चुकी थी। सारे अरब देश भारत पर बयान दे चुके थे और लोग सड़कों पर आने लगे थे। हुआ सब कतर के बयान के बाद ही था, परंतु कतर का बयान अरब दुनिया में एम्पलीफाई कैसे हुआ, सबसे बड़ा कारण है अल जजीरा। An international backlash is growing against India after Islamic comments by a ruling BJP party official during a televised debate. अरब देशों की छोटी सी दुनिया में 40 मिलियन दर्शकों वाला अल जजीरा सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखता है। 29 लाख की आबादी वाले कतर के बयान पर 125 करोड़ के भारत ने ऐसे ही बयान नहीं दिया। क्या था भारत के झुकने का कारण? कतर इतना ताकतवर देश कैसे जो भारत सरकार को बयान देना पड़े? और क्या है इस पूरी स्थिति में भारत के विरुद्ध उसका एजेंडा? देखेंगे आज द रेड फाइल्स में। भारत सरकार कतर के सामने क्यों झुकी? क्या है कतर? ये समझने से पहले कतर को समझना पड़ेगा। 29 लाख की आबादी वाला ये देश जो है वो क्षेत्रफल में इतना छोटा है कि इजराइल जैसे छोटे देश भी उससे 2 गुना बड़े हैं। तेल और गैस प्रचुर मात्रा में है तो गरीबी 0% है और सब मिलियनर्स हैं। जीडीपी पर कैपिटा यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस जैसे देशों से भी बेहतर है। 200 सालों से अल थानी परिवार का राज है, पर लोग खुश हैं। अरब स्प्रिंग में भी उपद्रव नहीं हुआ यहाँ पर क्या इन सब चीज़ों से कोई देश ताकतवर होता है? कतर के पड़ोसी देखें तो आपको सऊदी अरब, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिखते हैं। और अगर हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी की बात करते हैं तो इसमें ओमान और कुवैत जैसे देश भी आ जाते हैं। जीसीसी में सऊदी और यूएई के रहते कतर की लीडरशिप का प्रश्न ही नहीं था और ये अल जजीरा का स्टैंड है। It's the largest and most oil-rich Gulf country, and it has Mecca and Medina, Islam's holiest sites. And Saudi Arabia's dominance in the GCC went almost unchallenged. छोटी सी जनसंख्या में सैन्य ताकत बनाना भी संभव नहीं होता और बैंकिंग और फाइनेंस बेस्ड इनकी इकोनॉमी थी नहीं, जो कि दूसरे देशों को कुछ सॉफ्ट लोन देकर, कर्जा देकर एक सॉफ्ट पावर बना जाए। बहरीन और सऊदी के रहते कोई बड़ा मर्चेंट नेवी फ्लीट भी नहीं रख सकते थे। ऐसे में बड़ी ताकत कैसे बना जाए? एक तरीका था, पर उससे पहले सोच बदलनी जरूरी थी, जो बदली 1995 में। In Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani announced that he was taking over power from his father. And this emir had his own ideas about the path he wanted for his country. He decided actually to have his own international relations with the regional and international players. 1995 में बीबीसी अरेबिया फंड्स की कमी के कारण बंद हो गया। सैकड़ों कर्मचारी उसके बेरोजगार हो गए
और फिर 1 नवंबर 1996 को कतर के $140 मिलियन के ग्रांट से अल जजीरा चालू किया गया। ये चैनल कतर की इतनी बड़ी ताकत कैसे बना, इसका मूल्यांकन हम आगे करने वाले हैं। पहले इसकी ताकत का अंदाजा लेते हैं। 19 मार्च को नाटो फोर्सेस ने लीबिया पर अटैक किया, क्योंकि अल जजीरा की फरवरी मार्च की रिपोर्टिंग आप देखिए। लीबिया में मृत्यु का नाच, डे ऑफ रेज का आरंभ, नई हिंसा का प्रारंभ, लीबिया में आक्रोश फैला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया, गद्दाफी का प्रदर्शनकारियों पर घातक प्रहार। फिर 14 मार्च को रिपोर्ट किया गया कि गद्दाफी की सेना जीत रही है और 18 मार्च को नाटो ने लीबिया पर हमला कर दिया, नाटो की फोर्सेस ने। यह रिपोर्टिंग टीवी पर 24 घंटे की गई और ये इतनी तीव्र थी कि अल जजीरा के रिपोर्टर्स तक को खत्म कर दिया गया। अंत में एक चैनल की रिपोर्टिंग से एक तानाशाह की सरकार गिरी। 7 अप्रैल 2017 को यूएसए ने सीरिया पर टॉमहॉक मिसाइल्स दाग दी, क्योंकि अल जजीरा की रिपोर्टिंग के अनुसार वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर केमिकल अटैक्स किए गए थे असाद की सरकार द्वारा, जो टीवी पर 24 घंटे बताए जा रहे थे, जिसे फिर पूरी दुनिया के चैनल्स एम्पलीफाई कर रहे थे। पर केमिकल अटैक्स हुए भी थे या नहीं हुए थे ये स्पष्ट नहीं। इनफैक्ट कतर ने खुद प्रोब के लिए कहा था, परंतु सीरिया पर मिसाइल्स दाग दी गई थी। पूरे अरब वर्ल्ड में कतर के अलावा कोई ऐसा देश नहीं था जिसमें अरब स्प्रिंग का इफेक्ट ना हुआ हो। कतर कैसे अछूता रह गया इस अरब स्प्रिंग से? तुर्की टीवी चैनल का अल जजीरा पर यह कहना था। The events were streamed to millions of viewers by the Qatar-based Al Jazeera media network, inspiring people like Marwan Kabalan. 7 years ago, Kabalan was teaching at the Qalamun University in Damascus. Now living in exile in Doha, he tells us how Qatar's role changed perceptions in the Arab world. Well, I think this is partly the outcome of the Arab Spring. In the Arab Spring, I think Qatar decided actually to abandon its the middle ground role that it used to play for the past decade, in fact, and Qatar decided actually to go with the voice of the people. अल जजीरा इतना ताकतवर कैसे बना कि देशों की सरकारें बदल दे? भारत का इस कहानी से क्या संबंध है? आगे देखते हैं। एक पक्षी अपनी पहली उड़ान भरने से पहले एक सफ़र तय करता है, उम्र का, जो अल जजीरा पर भी लागू होता है। 1996 में शुरू हुआ अल जजीरा 1999 में 24 घंटे चलने वाला चैनल बन गया। पर दौड़ने का सफ़र प्रारंभ हुआ 9/11 के बाद। घटना अमेरिका में हुई थी, परंतु घटना को चरितार्थ करने वाला अफगानिस्तान में बैठा था। काबुल में किसी न्यूज़ एजेंसी का कार्यालय नहीं था अल जजीरा को छोड़कर। जो रिपोर्टिंग हो रही थी अल जजीरा से ही हो रही थी। 7 अक्टूबर 2001 को अल जजीरा उसामा बिन लादेन का स्टेटमेंट अपने चैनल पर चलाता है, जिसमें वो कहता है कि यूएसए को आराम नहीं करने देगा। इससे केवल 4 दिन पहले यूएसए के सबसे बड़े अफसर कतर के अमीर को अल जजीरा की रिपोर्टिंग पर चिंता जताते हुए कंप्लेंट कर चुके थे। 30 अक्टूबर 2001 को यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अल जजीरा को तालिबान का प्रोपेगेंडा बताते हैं, परंतु 3 नवंबर को अल जजीरा लादेन का एक और स्टेटमेंट और वीडियो अपने चैनल पर चलाता है, जिसे पूरी दुनिया देखती है। और 13 नवंबर 2001 को अल जजीरा के ऑफिस पर यूएस मिसाइल दाग देता है। इस सब से भी अल जजीरा को फर्क नहीं पड़ता और 26 दिसंबर 2001 को वो उसामा बिन लादेन का एक और वीडियो रिलीज़ कर देता है। उसमें ऑपरेसर दिखाया जाता है और ये कवरेज दुनिया देख रही थी। यूएसए समेत अल जजीरा दौड़ने की बजाय उड़ने लगा था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी पर उसका कब्जा था। 8 अप्रैल 2003 को यूएस की एक और मिसाइल अल जजीरा के ऑफिस को उड़ा देती है इराक में। और 20 जनवरी 2004 को प्रेसिडेंट बुश खुद अल जजीरा को घृणित प्रोपेगेंडा बताते हैं। एक चैनल के दिखाए प्रोपेगेंडा से दुनिया के सबसे ताकतवर देश में इतना आतंक था कि कतर यूएसए के प्रेशर में अल जजीरा को बेचने वाला था, पर हुआ कुछ और। 4 जुलाई 2005 को अल जजीरा ने अपना अंग्रेजी चैनल भी खोल लिया, अल जजीरा इंटरनेशनल।
यूएसए ने लाख चाहा पर ना अल जजीरा का प्रोपेगेंडा रुका और ना ही उसकी ग्रोथ, और ये ग्रोथ अरब स्प्रिंग के आने के बाद कई गुना बढ़ गई, जिसमें अल जजीरा ने कई तानाशाही सरकारें गिरवाई। शायद प्रोपेगेंडा से बड़ी ताकत परमाणु भी नहीं है। परंतु कतारी प्रोपेगेंडा अल जजीरा को एक प्रोपेगेंडा क्यों कहा जाए और भारत के लिए ये क्यों खतरनाक है, आगे देखते हैं। अल जजीरा क्या करता है उसे समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि अल जजीरा की बेसिक आइडियोलॉजी क्या है। खुद के चैनल के अनुसार अल जजीरा पॉलिटिकल इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए है। इस शब्द को याद रखिएगा क्योंकि आगे ये काफ़ी कुछ समझाने के आपके काम आएगा। Qatar also launched a television network called Al Jazeera. And this isn't a plug, it's actually a very key part of the story. You see, while Saudi Arabia had been dropping its support for certain political Islamist groups like the Muslim Brotherhood, Qatar didn't follow suit. And Al Jazeera gave the voices of political Islam and others a platform. मुस्लिम ब्रदरहुड एक आतंकी ग्रुप है। भारत में इसने क्या किया वो आगे देखेंगे, पर कतर इसे सपोर्ट करता है। फिलिस्तीन का हमास जैसा आतंकी ग्रुप कतर के लिए एक साथी की तरह है जिसे वो सपोर्ट करता है। जिसे यूएस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन सब आतंकी ग्रुप मानते हैं, उसे कतर सपोर्ट करता है। यूसुफ अल कारदाई जो मुस्लिम ब्रदरहुड का लीडर है वो दोहा में रहता है और स्पिरिचुअल लीडर है वहाँ पर। अल कायदा के फाइनेंसर्स जो हैं वो यूएस की हिट लिस्ट में नामी आतंकी हैं। उनकी शादी में कतारी अमीर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं। कतर के पूर्व पीएम शेख हमद बिन जासिम के अनुसार मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी टेरर संस्थाओं का पूरा कंट्रोल है अल जजीरा पर। ये वही मुस्लिम ब्रदरहुड है जिसके टॉप लीडर्स का ये कहना है कि इस्लाम हमें सुइसाइड बॉम्बिंग करने का आदेश देता है। जमात अल नुसरा, हमास, हिजबुल्लाह, आइसिस, अल कायदा, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे बहुतेरे आतंकी ग्रुप्स हैं जिसे कतर सपोर्ट करता है या कभी ना कभी किया है, पैसे से, मीडिया से, डिप्लोमेसी से, और यही मदद अल जजीरा का बेसिस है पॉलिटिकल इस्लाम को फैलाने के लिए। पर यह काम स्मार्टली किया जाता है। अल जजीरा आज हर जगह है, जी हाँ, हर देश में हर जगह है। अगर एक मुस्लिम इजराइल को ज़ायनिस्ट एक्सपेंशनिस्ट कहता है तो आप उसकी बात पर ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे, पर यदि एक यहूदी ऐसा बोले तो शायद आप मान लें। अल जजीरा की यही टैक्टिक है। मैट लीब नाम का जू रिपोर्टर ये रिपोर्ट करता है अल जजीरा पर। I'm Matt triple parentheses Lieb, and I'm going to explain how we are now somehow living in a world where people can love Israel and hate Jews at the exact same time. Hi, I'm not Francesca Fiorentini, and today we're going to discuss how the right-wing narrative of left-wing anti-Semitism is used to uphold white supremacy. We're going to have some fun. एक अमेरिकन यहूदी अगर इजराइल के खिलाफ कुछ सटल प्रोपेगेंडा करे तो लोग मान ही लेंगे देर सवेर। या फिर यदि आपको मान लीजिए कि इस्लामोफोबिया पर रिपोर्टिंग करवानी हो तो एक अरब अमेरिकन लड़की से रिपोर्टिंग करवाई जाए जिसने अपने जीवन में शायद कभी ना कभी कुछ किसी रूप में इस्लामोफोबिया कुछ झेला है। In part 1 of this series, I spent time in the village of Nebi Saleh in the occupied West Bank, home to Palestinian teenager Fahid Tamimi. She slapped an Israeli soldier in front of her home and became a worldwide symbol of Palestinian resistance. या फिर अगर भारत का कश्मीर मुद्दा डिस्कस आपको करना है तो फिर मेहंदी हसन जो हैं उनको लाया जाए जो कि खुद भारतीय मुस्लिम समाज से हैं। Worry though that one day in the years to come an independent Kashmir may ask India for similar reparations and a similar apology based on the same line of argument you advanced there, based on the fact that the Indian government, Indian armed forces wreaked violence, havoc, destruction in Jammu and Kashmir in recent decades. इसी को कहते हैं नैरेटिव को कंट्रोल करना। परंतु कैसे इस समय भारत में चल रहे पूरे घटनाक्रम में कतर और अल जजीरा का जो सहयोग है वो है और भारत को इससे कितना खतरा है वो आगे देखते हैं।
भारत में पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो इतना बड़ा कैसे हुआ कि पूरी मुस्लिम दुनिया के देशों ने रिएक्ट किया, ये जानने के लिए चीज़ों पर ध्यान देना होगा। 27 मई 2022 को ऑल्ट न्यूज़ के एक मेंबर ने नुपुर शर्मा का बयान ट्वीट किया। भारत में बहुत हल्ला मचा, परंतु उससे अधिक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 3 जून को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सपोर्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जो कि इजिप्ट बेस्ड है, एक ट्विटर ट्रेंड शुरू करता है इस मुद्दे के ऊपर, जिसे पुश करता है मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत से ट्वीट करके। इसमें हिजाब से लेकर रैंडम ट्वीट्स होते हैं। ये ट्रेंड पिक करता है 5 जून को, और जिस दिन कतर का बयान आता है, और अल जजीरा इसे कवर करना शुरू करता है। बड़े हैंडल्स इस ट्रेंड में शामिल होते हैं और देखते ही देखते 6 लाख ट्वीट्स पार हो जाते हैं, और कुछ ही समय में सब देशों का रिएक्शन आना शुरू हो जाता है और लोग सड़कों पर उपद्रव शुरू कर देते हैं। पूरे इंसिडेंट में वही गिने चुने नाम सामने आते हैं: कतर, अल जजीरा, मुस्लिम ब्रदरहुड, जो स्थिति यहाँ तक ले आए कि भारत की सड़कों पर जमा तारकोल आग के ताप से पिघल जाए। ये स्थितियाँ कई अरब देशों में हो चुकी हैं। धार्मिक उन्माद का फायदा लेते हुए भारत की सड़कें भी उन्मादियों से भर गई। इसी उपद्रव के उत्तर के रूप में बुलडोज़र चलाया जा रहा है। कितना सही कितना गलत लोग तय करें, परंतु धर्म के नाम पर देश को जला देना किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। तो ये होती है प्रोपेगेंडा की ताकत। एक छोटा सा देश अपनी प्रोपेगेंडा मशीन से क्या कर सकता है, वो आज हमने देखा है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे कार्य के लिए सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। साथ ही हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने अनाउंस किए थे कुछ समय पहले, जिनके लिए भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। तो ये थी इस हफ्ते की रेड फाइल। आगे अगले बुधवार फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे द रेड फाइल्स के एक और एपिसोड में।